हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.11 से। द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively. Give the area and volume of the sheet to correct significant figures. ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल क्या है आपके पास, आपको दी हुई है लेंथ कितनी है 4.234 मीटर, 4.234 मीटर। ब्रेथ आपको दी हुई है 1.005 मीटर और हाइट है हमारे पास, या तो थिकनेस, ठीक है ना, वो है 2.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे तो 0.0201 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एरिया एंड वॉल्यूम टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं एरिया। चलो, टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, समझो एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल 6 फेसेस आपको नजर आएगी। एक ये, तो एक सामने वाली, ठीक है ना। एक अगर यहाँ पे ऊपर है तो एक नीचे है, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर। तो जब मैं ये ऊपर की जो फेस है उसका एरिया निकालूं, ये ऊपर का सिर्फ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मिलेगा मुझे। साइड में है तो ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये तो 2 टाइम्स है क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी 2 टाइम्स, यहाँ पे भी है, नीचे भी है। सेम वैसे जो ये सरफेस आपको नज़र आ रही है, समझो जो आगे वाली सरफेस आपको नज़र आएगी इसमें, ये वाली, उसका एरिया क्या बनेगा, ये लेंथ और ये हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हर एक कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो एरिया क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, अभी यहाँ पे सब वैल्यूज़ डाल देनी है। 2 इंटू यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सब वैल्यूज़ आपके पास है और सभी वैल्यूज़ आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपका आंसर मिलेगा आपको 8.72 मीटर स्क्वायर। समझना, और वो भी कैसे, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखना है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम किस में है, यहाँ पे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आने चाहिए, 3। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको जाना है। क्लियर, इसीलिए 2 के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो भी आएगा वो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिमिटेड रखोगे। ओके, और आपका फाइनल आंसर बनेगा 8.72 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उतना काम आप कर लेना ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द शीट। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे भी ये सारी वैल्यू डाल दो। तो लेंथ 4.234, ये रहेगा 1.005 और हाइट है 0.0201। तो आपका आंसर आएगा 0.855, 0.0855 मीटर क्यूब। ओके,
तो यहाँ पे भी देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए ही मैंने आंसर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4 और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है ओनली 3। कौन कौन से? 2, 0, 1। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं? यहाँ पे 3 है, तो आंसर में भी कितने हैं? 3। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलो यहाँ तक क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.12, द मास ऑफ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.300 किलोग्राम। जो बॉक्स का मास है, बॉक्स के लिए जो मास है उसको मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल M, और वो कितना मिला है? 2.300 किलोग्राम। 2 gold pieces of mass 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम। तो जो गोल्ड पीस है उसके मास को मैं नाम दे देता हूँ M1 एंड M2। चलो M1 कितना है? 20.15 ग्राम। अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 0.02015 ग्राम बनेगा। सेम वे 20.15 ग्राम की जगह पे सेकंड है 20.17 ग्राम, तो ये बन जाएगा 0.02017 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स? और बी डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल मास ऑफ बॉक्स। टोटल मास ऑफ बॉक्स कितना होगा? बॉक्स का मास तो था ही, उसके अंदर 2 गोल्ड के पीस रख दिए, मतलब M1 प्लस M2। अब बॉक्स का मास क्या था? 2.3। M1 एंड M2 का मास रख दो 0.02015 प्लस 0.02017। ओके, अब ये आप पूरा ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.34032 किलोग्राम। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखना है। यहाँ पे रिलेशन है सिर्फ एडिशन का, तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे भी 5 नंबर है। तो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा 2.3 किलोग्राम। क्लियर? ओके, ये हमने ध्यान में रख दिया सिग्निफिकेंट फिगर्स को। अभी बात करते हैं बी की। तो बी में आपको क्या फाइंड करना है? डिफरेंस इन मास, जिसको मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा M इक्वल टू M2 माइनस M1। तो M2 क्या था? 20.17 माइनस 20.15 किलोग्राम में ही रखते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर, मतलब फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो आपका आंसर गया 0.02 ग्राम, और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है, मतलब हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2.12 का सॉल्यूशन। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.13। A physical quantity P is related to 4 observable A, B, C and D as follows. P equal to A cube B square divided by under root C into D. The percentage errors of measurements in A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. What is the percentage error in the quantity P? चलो P का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? तो P का फॉर्मूला है A क्यूब B स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट C। अंडर रूट C का मतलब होगा C⁻1/2 और D की पावर में आएगा 1। नहीं लिखोगे तो चलेगा पावर।
ओके, अगर मुझे रिलेटिव एरर चाहिए डेल्टा पी बाई पी, तो पावर वाली टर्म्स में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस यहाँ पे पावर है 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस यहाँ पे पावर है 1/2, तो 1/2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी, और यहाँ पे पावर है 1, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा डी बाई डी। अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो डेल्टा पी बाई पी इंटू में क्या कर देता हूँ 100%। तो ये सभी वैल्यूज़ किस में आ जाएगी, परसेंटेज में, और परसेंटेज में हमें वैल्यू दी हुई है। देखो डेल्टा ए बाई ए परसेंटेज में कितनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1% प्लस 2 इंटू 3%। देखो उसके बाद है सी, तो 4% है, तो प्लस 1/2 इंटू 4% प्लस डी में एरर देखो यहाँ पे 2% है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2%। सभी का आप एडिशन करो तो टोटल आपको मिलेगा 13%। डेल्टा पी बाई पी इंटू 100%, ये हो गई परसेंटेज एरर, डेल पी भी बोल सकते हो। क्लियर। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन टर्न्स आउट टू बी 3.763, टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट। चलो p की वैल्यू क्या दी हुई है, तो p की वैल्यू आपको दी हुई है 3.763, तो आप डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर रहे वैसे राउंड ऑफ कर दो इसको, तो एक ही नंबर मतलब यहाँ तक चाहिए आपको रिजल्ट। 6 को रिमूव करना है, 6 है वो ग्रेटर देन 5 है, मतलब आपको 7 में एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे आप बाय राउंडिंग ऑफ द गिवन वैल्यू टू द फर्स्ट डेसिमल पॉइंट, या तो डेसिमल प्लेस लिख दो, ठीक है। वी गेट p इक्वल टू 3.8। तो ये हो गया क्वेश्चन 2.13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2.14 देखो, A book with many printing errors contains 4 different formulas for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion। यहाँ पे y है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, y इक्वल टू देखो a आ रहा है और a डिफाइन किया हुआ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो मतलब हमें तो यहाँ पे डायमेंशन से मतलब है, मैक्सिमम है या मिनिमम। y एंड a ये दोनों डिस्प्लेसमेंट ही है, क्वांटिटी तो सेम डायमेंशन वाली है। ओके, v है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल है, t टाइम पीरियड है ये हमें पता है, और स्मॉल t है वो गिवन टाइम है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखोगे। अभी ये 4 इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स। डायमेंशनली कौन कौन से फॉर्मूला रॉन्ग है वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की, ठीक है ना। तो ए में देखो आपको दिया क्या है, तो y इक्वल टू ए साइन 2 स्मॉल t डिवाइड बाई कैपिटल T। तो डायमेंशनली ये राइट है, इसका मतलब क्या होना चाहिए समझो, कि फर्स्ट आपको ये रूल याद रखना है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, तो ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब इसका और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ डायमेंशन चेक करने हैं। चलो, डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू क्या रहेगा L1, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है,
डायमेंशन ऑफ ए वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एक टाइप की लेंथ ही है, तो यहाँ पे भी L1, ये दोनों करेक्ट हैं। क्लियर। अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। अब 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, स्मॉल टी टाइम है, कैपिटल टी भी टाइम है, ये गिवन टाइम है, ये टाइम पीरियड है, बट डायमेंशनली सेम है, तो ये डायमेंशन लेस हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप लिख सकते हो हियर डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ डायमेंशन ऑफ ए साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी। दोनों तरफ डायमेंशन सेम है क्योंकि ये डायमेंशन लेस प्रूव हो गया, और ये इन दोनों का डायमेंशन देखो L1 सेम है। क्लियर। हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आप बोल सकते हो कि इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ पे लिख दो इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट वन। ओके। चलो ये ए का सॉल्यूशन हुआ। सेम वे से आपको सभी का सॉल्यूशन करना है। चलो अभी मैं बात करूँ बी की, तो बी में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए साइन वी टी। अब हमें पता है कि y और a का तो डायमेंशन सेम ही है, अब सिर्फ चेक करना है v इंटू टी। चलो तो डायमेंशन ऑफ v इंटू टी चेक करो, तो आपको मिलेगा m0L1t-1, ये v का है और टाइम t का है t1, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है m0L1t0। बात क्या हुई थी कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ऐसे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो डायमेंशनली न्यूट्रल होने चाहिए, मतलब डायमेंशन लेस होने चाहिए। तो यहाँ पे तो डायमेंशन मिल रहा है, मतलब ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आप जो रिजल्ट लिखने वाले हो उसमें लिखोगे इट इज़ डायमेंशनली इनकरेक्ट। क्लियर। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। अभी बात करते हैं क्वेश्चन सी की। चलो सी में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ए बाई टी इंटू साइन टी बाई ए, y इक्वल टू ए बाई टी इंटू साइन टी बाई ए। यहाँ पे देखो y का डायमेंशन क्या है, तो y का डायमेंशन है वो L1 है, और a बाई टी का डायमेंशन क्या है, तो वो आएगा L1 डिवाइड बाई T1, दैट इज़ L1t-1। अब ये हमें पता चल गया डायमेंशनली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ डायमेंशन सेम नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे भी डायमेंशन लेस नहीं मिल रहा है। क्लियर। तो ये हर एक कंडीशन में ये फेल है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इट इज़ डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे इट इज़ डायमेंशनली इनकरेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन डी के लिए। y इक्वल टू ए अंडर रूट टी, y इक्वल टू ए अंडर रूट टी, अंदर आएगा साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी प्लस कॉस 2 पाई टी बाई कैपिटल टी। ओके। तो यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन सेम, और इसका तो हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ था, डायमेंशन लेस था ही, क्योंकि टाइम टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे, टाइम टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप खुद प्रूव कर सकते हो, और यहाँ पे लिख देना इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर। कैसे? तो सेम ऐसे ही प्रूव करना है। y का डायमेंशन L1, √2a का भी L1, यहाँ पे सिर्फ √2 मल्टीप्लाइड है बस, उसका कोई डायमेंशन है नहीं। और जो एंगल आ रहा है साइन एंड कॉस के अंदर 2 पाई टी बाई कैपिटल टी, वो डायमेंशन लेस।
मतलब हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अभी आते हैं 2.15 पे। अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m to the rest mass m0 of a particle in term of its speed v and speed of light c. This relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. जो स्पीड ऑफ लाइट का जो कांस्टेंट है c, वो कहाँ पे रखना है वो भूल गया है। ठीक है ना। तो उसने लिखा है ये इक्वेशन, बट ये थोड़ा डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो c को हमें रखना है कुछ इस तरह कि ये फॉर्मूला बन जाए डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो चलो हमारे पास फॉर्मूला है m इक्वल टू एम नॉट अंडर, नीचे है वो अंडर रूट में, देखो पावर में 1/2 है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम रहने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम रहने चाहिए। तो आप बोल सकते हो हियर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। तो ये तो है ही m और m डायमेंशनली सेम। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डायमेंशन सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे 1 है, 1 क्या है, तो 1 है वो डायमेंशन लेस है, और ये वी स्क्वायर है वो, तो उसके पास तो कोई ना कोई डायमेंशन है। अब प्रॉब्लम ये है, समझो कि यहाँ पे m का डायमेंशन और यहाँ पे m का डायमेंशन सेम हो गया, मतलब ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला पूरा सेम बन जाएगा। क्लियर। तो आपको लिखना पड़ेगा हैंस 1 माइनस वी स्क्वायर should be dimensionless। अब 1 तो है ही, तो आप बोल सकते हो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ऐसा क्यों, सोचो। तो v है वो क्या है, समझो। तो v है वो एक टाइप की स्पीड है, किसकी, ऑब्जेक्ट की, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। मतलब v एंड c डायमेंशनली सेम है, तो अगर v स्क्वायर को मैं c स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। कैसे, समझो। तो मैं अगर करूँ v स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर, तो ऊपर डायमेंशन आएगा L1t-1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी स्पीड का डायमेंशन L1t-1, बट स्क्वायर है तो मैंने ऊपर स्क्वायर कर दिया, तो ये m0 L0 t0 बन गया, ये डायमेंशन लेस हो गया। हैंस फॉर्मूला होना चाहिए m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लियर। ये राइट फॉर्मूला है। तो सिर्फ वो जो स्टूडेंट था उसने क्या किया था, यहाँ पे सी स्क्वायर से डिवाइड करना भूल गया था, बस ये हमने ढूंढ निकाला। कैसे, फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो दोनों तरफ डायमेंशन सेम होने चाहिए। यहाँ पे मास का डायमेंशन सेम है, इसीलिए आपने लिखा कि ये जो नीचे वाली टर्म है वो डायमेंशनली न्यूट्रल होनी चाहिए। ओके, ये डायमेंशन लेस होने के लिए क्या होना चाहिए, तो 1 तो ऑलरेडी डायमेंशन लेस है, तो वी स्क्वायर के पास हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो डायमेंशन लेस हो जाए। अब वी क्या है, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, सी क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट, दोनों है तो स्पीड ही, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम ही है। तो अगर मैं ऊपर वी स्क्वायर लिख रहा हूँ और नीचे सी स्क्वायर लिख दूँ, तो स्पीड का स्क्वायर है उसी का रेशियो है।
तो ये कैंसल आउट होके डायमेंशन लेस क्वांटिटी दे देगा। क्लियर? तो आपको आंसर में कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.16, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट on the atomic scale is known as an angstrom and is denoted by angstrom। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10⁻⁻10 मीटर, ये याद भी रखना है आपको, ठीक है। द साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखो एटम की साइज के बारे में बोले, मतलब वो रेडियस है, रेडियस कितनी दी हुई है 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब उसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 0.5 इंटू क्या करना पड़ेगा 10⁻10 मीटर। व्हाट इज़ द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम V इक्वल टू, आप 9th स्टैंडर्ड में भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, ठीक है। तो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, Na जितने, मतलब एवोगैड्रो नंबर जितने, और एक एटम का वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम स्फेरिकल होता है, इसलिए स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब। अब Na की वैल्यू क्या है, तो 6.023 इंटू 10⁻23, 4/3 हमें पता है, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हमें दी हुई है 0.5 इंटू 10⁻10 और उसका आपको करना है क्यूब। तो ये सब आप कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 3.16 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। चलो यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई कैलकुलेशन में या कहीं पे डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, 2.17, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। चलो, तो हमें मोलर वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कितना है, 22.4 लीटर। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन। टेक द साइज ऑफ molecule to be about 1 angstrom। ओके, तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो आपको रेडियस लेनी है 1 एंगस्ट्रॉम की हाफ, 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। चलो यहाँ तक क्लियर है। मोलर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और रेडियस दी हुई है। आपको 1 मोल हाइड्रोजन के लिए वॉल्यूम फाइंड करना है और फिर रेशियो निकालना है, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ एटम्स, चलो क्या बनेगा, तो एवोगैड्रो नंबर इंटू 4/3 πr क्यूब, एवोगैड्रो नंबर इंटू 4/3 πr क्यूब। तो ये बन गया 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू यहाँ पे आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻10 और उसका क्या करना है, क्यूब। ये सब आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.16 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब। ओके, तो ये हमने फाइंड किया है, वो एटॉमिक वॉल्यूम है। अब इसका मतलब क्या समझो, हाँ, मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है।
कि अगर आप नॉर्मल प्रेशर पे और नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी एक सब्सटेंस है या तो किसी कोई गैस है उसको आप ऐसे ही रहने दो, तो जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो है मोलर वॉल्यूम। सपोज 1 मोल हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे डाल दिया नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर पे, तब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है उसको क्या बोला जाता है? मोलर वॉल्यूम। और ये कितना होता है? तो 22.4 लीटर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP। ठीक है, बट अगर मैं उसको किसी भी तरह से हाई प्रेशर अप्लाई करके या कैसे भी इतने से छोटे पैकेट के अंदर ऐड कर दूं, मतलब एटम एटम के बीच में जो गैप है उसको निकाल दूं और पूरा यहाँ पे भर दूं, तो ये बन जाएगा एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब ये रहेगा कि एटम एटम के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। एक्चुअल वॉल्यूम क्या है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे तो ये एक्सपांड हुआ है, क्लियर? यहाँ पे आपको एक्चुअल वॉल्यूम पता चलेगा, यहाँ पे ये एक्सपांड हुआ है। तो ये जो है वो मोलर वॉल्यूम है और ये जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम है। ठीक है, चलो ये आप समझ गए हो। अभी हम रेशियो लेके कंपेयर करते हैं कि कितना डिफरेंस होता है दोनों में। तो क्वेश्चन में जिस हिसाब से उस हिसाब से रेशियो लेंगे। देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब ऊपर हमें रखना है मोलर वॉल्यूम और नीचे रखना है एटॉमिक वॉल्यूम। चलो, मोलर वॉल्यूम तो हमें पता है 22.4, बट लीटर में कन्वर्ट करो तो -10⁻³ करना पड़ेगा, डिवाइड बाय ये एटॉमिक वॉल्यूम है। एटॉमिक वॉल्यूम 3.16 इंटू 10⁻⁷ तो आपका आंसर आएगा 7.08 इंटू 10⁻⁴, मतलब ऑलमोस्ट 70,000 टाइम्स बड़ा वॉल्यूम आपको मिलेगा मोलर वॉल्यूम। मतलब ये इतना छोटा था एटॉमिक वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, अब इतना बड़ा रेशियो क्यों है, तो आपको लिखना है हैंस द मोलर वॉल्यूम इज 7.08 इंटू 10⁻⁴ टाइम्स हायर देन द एटॉमिक वॉल्यूम। फॉर दिस रीजन the interatomic separation in hydrogen gas is much larger than the size of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम की जो साइज है उससे कहीं ज़्यादा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस है, इसीलिए मोलर वॉल्यूम है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है एटॉमिक वॉल्यूम से। क्लियर? ओके, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.18। Explain this common observation clearly. If you look out of the window of a fast moving train, the nearby trees, houses, etc. seems to move rapidly in a direction opposite to the train's motion, but the distant object जैसे कि हिल टॉप्स, द मून, स्टार्स एक्सेट्रा seem to be stationary। अब ऐसा क्यों होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने एक वीडियो में जब आपको पैरेलैक्स मेथड सिखाई थी, शायद वो ये चैप्टर का 2nd या 3rd वीडियो ही होगा, ठीक है ना। पैरेलैक्स मेथड में ये डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप समझ सकते हो, ऑलरेडी आपको पता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.19 पे।